नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से एक ऐसी आवाज़ शुरू हुई है जिसे हम नई नया तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बार बार हो रहा है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ईवीएम पर लोग सवाल खड़े करते हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बंगले पर ईवीएम को लेकर एक डेमो हुआ। आईआईटियंस अतुल पटेल ने इस पर जो प्रदर्शन किया, जो डेमो किया, उससे सवाल खड़े किए गए कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर ईवीएम का खेल हुआ है। ये आरोप है दिग्विजय सिंह का और इसके प्रमाण के तौर पर उन्होंने अपने बंगले पर ईवीएम मशीन के जरिए एक डेमो करके दिखाया जो साबित करता है उनके हिसाब से कि गड़बड़ी हुई है। दूसरा, हम कहें कि इस मुद्दे पर एक बार और डेमो हुआ था और वो किया था आम आदमी पार्टी ने 2017 में। उस पर भी सवाल उठे थे, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। ये तो हुई इस पर संक्षेप में बातचीत। लेकिन अब सवाल है कि पहले कहावत थी हारे को हरिनाम, अब कहावत को बदलने का समय आ गया है। चुनाव जो लड़ रहा है, अगर वो हार गया तो हारे की ईवीएम। ईवीएम जो है वो गरीब की लुगाई की तरह है जिस पर हर कोई आरोप लगा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है, इसलिए हम उसे नहीं कहेंगे कि वो गरीब की लुगाई है। लेकिन ईवीएम तो है। कांग्रेस जब कर्नाटक में जीतती है तो ईवीएम नहीं होता है, वो हिमाचल में जीतती है तो ईवीएम नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो ईवीएम नहीं होता है, अगर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तब भी ईवीएम पर कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ईवीएम अगर चुनाव का नतीजा देती है तो उस पर शक होता है। इसलिए हमने कहा हर एक का ईवीएम। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में भाजपा के मंत्री चैतन्य काश्यप क्या कहते हैं, ये हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको परिचित करा दूं कि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर रहेंगे युवा पत्रकार और बहुत ही, जिसे हम युवा तुर्क भी कहते हैं, गौरव चतुर्वेदी जी स्काइप पर रहेंगे। और सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता टेलीफोन लाइन पर रहेंगे रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये मामला बहुत तकनीकी है। हालांकि हम में से कोई तकनीकी विशेषज्ञ तो नहीं है, ना कोई आईआईटी पास आउट है और ना ही कंप्यूटर के बारे में उतने ही जानते जितना खबर को कंपोज करने में या खबर को कंपोज करने के बाद एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने में। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हम पत्रकारों में कोई बहुत जानकारी इसकी नहीं होती। लेकिन ये मामला बहुत ही संजीदा है, गंभीर है और देश के भविष्य को तय करने वाला है कि ईवीएम पर अगर सवाल खड़े होंगे तो भारतीय लोकतंत्र कटघरे में खड़ा होगा। लेकिन सवाल है कि जब सुविधा से आरोप लगेंगे तो फिर आरोप लगाने वालों पर भी सवाल खड़े होंगे। आपकी राय, ये ईवीएम का माजरा क्या है? और दुनिया भर में ईवीएम के से चुनाव होते हैं, लेकिन कुछ 5 देश ऐसे भी हैं जहां ईवीएम की जो वीवीपैट मशीन होती है, वीवीपैट जो स्लिप निकलती है वो दिखाई जाती है। इसके अलावा उसका जो भी कुछ होता है वो एक तरह से पब्लिक डोमेन में रहता है। लेकिन भारत की बात करें तो पब्लिक डोमेन में वो चीज़ नहीं आती। चुनाव का कहना है कि इससे खतरे बहुत सारे हैं और कांग्रेस का कहना है कि ये जो खतरे बहुत सारे हैं बस इसी पर शक है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, लोकतंत्र में 100 व्यक्तियों में से अगर 99 किसी बात को सही ठहरा रहे हैं और अगर एक व्यक्ति भी किसी बात को गलत ठहरा रहा है तो 99 व्यक्तियों का दायित्व है कि उसे एक व्यक्ति की बात की सत्यता को जांचा जाए, परखा जाए और उसका निराकरण किया जाए जी। वर्तमान में जो पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, जैसे चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका से इनकार कर रहा है, लेकिन वो उसकी सत्यता को जांचने के लिए कदम उठाना नहीं चाह रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि राजनीतिक दल बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं इस तरीके के, इस आधार पर कह रहा हूं जी। जो आज दिग्विजय सिंह जी के बंगले पर हुआ है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत है। मैं उसे भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं, क्या पता वो चीज हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि दोनों मशीनों में जो डमी मशीन यूज की गई है उनमें किन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है
और ईवीएम में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, दोनों में क्या समानता है या क्या अंतर है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो मेरी तकनीकी विशेषज्ञों से बात हुई है, जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो ईवीएम का उपयोग शुरू होता है उस समय बात हुई है, तो उसमें 3 स्टेज होती है। एक स्टेज होती है FL3 जो फर्स्ट लेवल चेकिंग मानी जाती है। उसमें पूरी मशीनों को जो चुनाव के लिए जब उपयोग करना रहता है तो उसको शून्य कर दिया जाता है। ये फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। उसके बाद सेकंड है फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है। उस मशीन का प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, प्रॉपर मशीन को ठीक ठाक किया जाता है जी, जो, और यहाँ पर मशीन को पूरा रीसेट कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर डाल करके। तीसरी जो स्टेज है वो फॉर्म 7 की स्टेज मानी जाती है, जहां पर जब किसी प्रत्याशियों को सिंबल बढ़ जाते हैं, उसके बाद फॉर्म 7 की प्रोसेस शुरू होती है मशीनों में। वहां पर वो डालना, चुनाव चिन्ह डालना और उनके नाम को डालना। और यहीं पर एक गड़बड़ी की आशंका जो लोग कह रहे हैं, चुनाव तकनीकी विशेषज्ञ जो चुनाव से जुड़े हुए बातें करते हैं, उनका कहना है कि यहीं पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि 2 तरह की गड़बड़ी की बात सामने आई कि कंट्रोल रूम में जहां पर मशीनों को रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम में, वहां पर कोई गड़बड़ी हो सकती। तो वहां तो आपने और हमने सबने देखा है, पिछले 2 चुनावों से लगातार स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी बढ़ा दी गई है, वहां किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं। अब 2 चीजें हैं कि जब इन मशीनों में सिंबल डाले जाते हैं तो वो सिंबल क्या पेन ड्राइव से डाले जाते हैं या वाईफाई से डाले जाते हैं। अगर पेन ड्राइव से डाले जाते हैं तो लगभग 3 मिनट का समय, 4 मिनट का समय लगता है, जो कम से कम 250, 300, 350 मशीनों में डलता है ये। क्योंकि कुछ मशीनें अगर खराब हो रही है तो उन्हें बदलने की भी प्रक्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर एक गड़बड़ी की जो आशंका है, इस स्टेप को चुनाव आयोग को भी और राजनीतिक दलों को भी यहां पर आकर के काम करना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी मशीनों का बूथ पर उपयोग होने के पहले उसका चेकिंग की जाती है, वोट डालकर देखे जाते हैं, लेकिन वो एक फिक्स वोट रहते हैं, उससे ज्यादा वोट नहीं रहते। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी की गुंजाइश है, क्योंकि यहां से जंपिंग कहीं भी शुरू की जा सकती है। वीवीपैट की भी बात जो हुई है, वीवीपैट को लेकर के भी कई लोगों का इस बार चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों का मानना रहा है कि आपने जो सिंबल दबाया वो सिंबल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो पर्ची गिर रही है वो पर्ची किसी अन्य पार्टी की गिर रही है। तो इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो तो कोई बुराई नहीं। सभी राजनीतिक दल, उल्टा हो ये रहा है कि चुनाव आयोग जनता के बीच में जाकर इस बात की सत्यता बताने की कोशिश कर रहा, जागरूक करने की कोशिश कर रहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। एक बार उसकी गड़बड़ी को आप चेक करके देखिए ना। अगर राजनीतिक दल आपके साथ बैठ रहे हैं, आप उनके हाथ में मशीन दीजिए और उसको चेक करा लीजिए, कोई बुराई की बात। बिल्कुल जी। इसमें एक चीज़ और है कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की मशीन से चुनाव होते हैं। उसमें कहा गया कि वीवीपैट पब्लिक डोमेन में वहाँ डाल दी जाती है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? दुनिया के करीब 5 देश ऐसे जहाँ ईवीएम से इस तरह की व्यवस्था है, उसके सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में रखने की बात हो रही है, यहीं पर चुनाव आयोग कहता है कि इसमें दिक्कत है, अगर पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो फिर ये खतरे की बात है। लेकिन गौरव जी, मैं अगले दौर की बातचीत में जी हाँ बताइए आप। इसी से जुड़ी बात है, थोड़ी सी कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका मिलान अगर हो जाएगा तो सत्यता सामने आ जाएगी। लेकिन इस बार के चुनाव में वीवीपैट का स्क्रीन कुछ दिखाई दे रहा था और वोट पीछे से कुछ जा रहा था। दोनों मशीनों में एक अंतर आता है। वो अंतर अगर सामने आ जाएगा तो बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी चुनाव आयोग की भी। और क्योंकि गड़बड़ी की आशंका जो है जिला प्रशासन के माध्यम से ही कहीं हो सकती है, चुनाव आयोग से कोई गड़बड़ी हो रही ऐसी कोई भी बात नहीं जी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो साफ कहा है कि चुनाव आयोग दबाव में है और हमें उनकी निष्पक्षता पर संदेह सवाल है। तो चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि इसमें दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं और भाजपा की तरफ से चेतन काश्यप जी क्या कह रहे हैं, जो मंत्री भी हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव की सरकार में। पहले उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रश्नावली बनाई कि हमारे ये प्रश्न है इस बात के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए।
अब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर लोगों ने कई प्रश्न पूछे। इसी के साथ साथ जनचर्चा में बात आई और उसके बाद आरटीआई में जो प्रश्न पूछे गए उसका जवाब भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। ईसीआई ने कुछ दिया, बीईएल ने कुछ दिया, ईसीआईएल ने कुछ दिया। ये मशीन जो है इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग वेंडर से आते हैं और उसको असेंबल हमारे पीएसयू में होता है। चिप के बारे में कहा जाता था कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, यानी कि एक बार इसमें जो प्रोग्राम डल गया उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। कांग्रेस की अपनी सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल रही है और उस समय में अगर इसमें कोई समस्या थी तो इनको उस समय में भी निर्णय लेना था और जब जब भी ये बड़ी हार इनको मिलती है तो यह कहीं न कहीं रास्ता ढूंढते हैं कि हम उस हार से लोगों की मानसिकता को कैसे बदले। परंतु देश की जनता समझ चुकी है कि आज कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है और इस तरीके के बेबुनियाद आरोपों को लगाने का एक क्रम उन्होंने बना रखा है और इस बारे में चुनाव आयोग ने हमेशा से स्पष्टीकरण भी दिए हैं। उसके बारे में जो जो प्रमाण भी चाहिए वो सारे प्रस्तुत करे हैं और मुझे लगता है दुनिया के अंदर अब स्वीकार्यता इस जो व्यवस्था को भारत में स्वीकार करा है उसकी स्वीकार्यता कई देशों में बढ़ने लगी है। तो मुझे नहीं लगता है कि यह सिर्फ एक चुनाव हारने के बाद का अपना जनता का ध्यान बटाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने एक विषय को आगे बढ़ाया है और मुझे इसमें कोई गंभीरता नज़र नहीं आती। तो हमने सुना दिग्विजय सिंह जी के लिए भी और भाजपा की तरफ सरकार की तरफ से बात आई है चेतन कश्यप जो मंत्री हैं, लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि पब्लिक की तरफ से क्या राय है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं रमेश सिंह जी, उनसे पूछते हैं। रमेश जी, सारा सिस्टम सबके सामने है, संदेह में जो संदेह व्यक्त किए वो भी सामने है और चुनाव आयोग की तरफ से सफाई या जो स्पष्टीकरण है वो भी है और मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने 2017 में भी इसका एक तरह से डेमो किया था कि गड़बड़ी हो सकती है। आयोग ने ईवीएम सामने रख दी थी और कहा था कि ये ईवीएम रखी है, कोई इसको हैक करके बताए। किसी ने हैक किया नहीं किया लेकिन कोई सामने नहीं आया, दावे बहुत सारे हुए। आपकी राय आम आदमी के तौर पर आप इस पूरे मामले को किस ढंग से देखते हैं? रमेश जी। राघवन जी, पहले तो ये राजनीतिक दलों का ये आरोप है कि दुनिया में कोई इसे नहीं चला था। तो मैंने बीबीसी की रिपोर्ट में देखा है 33 देश ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। अच्छा, जो चुनाव नहीं करा रहे हैं ईवीएम से उनके अपने कारण हो सकते हैं। अमेरिका या जापान अगर नहीं कराते ईवीएम से चुनाव तो आपने देखा होगा G20 के टाइम पे जर्मनी का जो प्रतिनिधि मंडल था उसके सामने यूपीआई के द्वारा सब्जी खरीद के दिखाई गई थी, वो आश्चर्यचकित थे। तो वहाँ पश्चिमी देशों में कहीं भी इस तरह के लेन देन का डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता। तो क्या हम यूपीआई को भी बंद करें? हमने कोविड के टाइम पे डिजिटल सर्टिफिकेट निकाले थे जबकि हमें किसी भी देश में डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं थे। तो ये तर्क की दुनिया में कहीं पश्चिमी देशों में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है वहाँ इनका उपयोग नहीं होता, तो इसका उपयोग यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ये होता रहा है। अच्छा, अब आते हैं अगर इनको ये जो राजनीतिक दल है राघवन जी, ये भी खुद भी ये नहीं चाहते कि बैलेट पेपर पे आए, ये चाहते हैं कि या तो ये अपने जो मतदाता समूह है उसको अपनी हार को डाइल्यूट करना चाहते हैं ईवीएम के माध्यम से। जब चुनाव हारते हैं तो ये राग अलापने लगते हैं। अगर इनको ये इनने वो दौर भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो कितनी धांधलियां होती थी। इसमें अगर मान लो कुछ धांधली हो थोड़ी बहुत तो इससे उसकी तुलना में बैलेट पेपर से जो धांधलियां होती है वो कई गुना बड़ी होती है। अगर इनको ईवीएम रद्द ही करवाना है तो ये बाइकाट कर दें चुनाव का। या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज दिग्विजय सिंह जी ये डेमो दे रहे हैं यहाँ, ये डेमो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दें। मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है
सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इसे हैक नहीं कर पाया था, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दे पाया था कि जो इसमें कहते हैं कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम से चुनावी गड़बड़ी होती है। सब अंत में जाके ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे सभी कि इसमें हम जो वोट डालते हैं हमारा ये अधिकार है कि हम ये पता चले, उसमें पारदर्शिता हो कि वोट हमारी सही जगह गई है नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सभी ईवीएम के साथ वीवीपी अटैच कर दिया जाए। अच्छा, ये जो खबरें आती है कि हम कोई वोट, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मुझे ये कहना है, मुझे ये सिद्ध करना है कि ईवीएम वीवीपैट में गलती हो रही, तो मैं किसी की भी वोट डालकर बाहर आकर ये कह सकता हूं मैंने वोट इस पर डाली थी और ये पर्ची निकली, तो ये ऑथेंटिकेशन नहीं है। चुनाव आयोग ने कई बार इस तरह के चुनाव राजनीतिक दलों के सामने ये प्रदर्शन किया है कि ईवीएम या वीवीपैट का प्रदर्शन कई बार हो चुका है, बावजूद इसके ये वहां पे भी ये इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार ईवीएम का जो आरोप लगाते हैं, अब आप कर्नाटक तेलंगाना में देख लीजिए, बीजेपी। रमेश जी, हम पहले कह चुके हैं इस मुद्दे पर, पहले ही कह चुके हैं कि हारे का हरिनाम पहले हुआ करता था, लेकिन राजनीति में जो चुनाव लड़ते हैं उनके हारे का अब ईवीएम हो गया है। ये जो मामला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसको कहते हैं कि वो इस पूरे मामले में तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें बहुत आगे है, उसने जब इसको प्रदर्शित किया था, 2017 की बात है, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन बाद में वो चीज़ें साबित नहीं हो पाई। तो हम एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो है चुनाव आयोग। योगी राज जी, सवाल ये है कि अगर हम पूरे सिस्टम पर संदेह जताएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर तलब कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई भी की है और उसके बाद उसमें अपना मत भी व्यक्त किया। जो रमेश सिंह जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि वीवीपैट आप इस लगा दीजिए ताकि जो मतदाता उसको पता चले कि उसने किसको वोट दिया है। आपकी राय, ये जो सारा मामला है ईवीएम का, सुविधा का मामला है, बंगाल में ममता जी कुछ नहीं कहती हैं, नीतीश कुमार बिहार में कुछ नहीं कहते हैं, अखिलेश यादव जब जीत जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं कहते हैं, यूपी में कांग्रेस का हमने कहा कि जिन राज्यों में वो जीत चुके हैं वहाँ उन्हें कोई संदेह नहीं, वहाँ ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ हार रहे हैं वहाँ दिक्कत हो रही। 2024 का जो चुनाव अभी आने वाला है उसको लेकर अभी से एक तरह से अपोजिशन जो है डिफेंसिव मोड पर जा रहा है, या तो ये है या वो बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हो रहा है। दो चीज़ें हैं, आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, कांग्रेस इतनी बुरी तरह बौखलाई हुई है हार से कि वो मैदान में कैसे अपने आप को दिखाए, इस बात की पूरी कवायद में लगी रहती है। ईवीएम के सवाल बार बार इसलिए उठाए जाते हैं कि जो कार्यकर्ताओं में जो निराशा व्याप्त हो गई है, उनको कोई आगे रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। और अब जिस तरीके की जो राम लहर देश में चली है, उससे 2024 में भी उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा। तो उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने कहा साहब हम हारे हैं, लेकिन हम तो ईवीएम की वजह से हारे। ये बार बार ये कहा जाता है ताकि वो अपना जो वर्कर है वो मोटिवेट होता रहे, उसको लगे कि नहीं साहब हमारे साथ तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। राहुल गांधी 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन मैं यही थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप अपनी हार का कोई भी कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो फिर सिस्टम ध्वस्त होगा पूरा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल खड़े करें, चाहे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करें, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। ये अपने बचाव का खतरनाक तरीका है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो संस्थाएं हैं ये बनी तो संविधान के तहत ही है ना, उसी के तहत ये काम करती हैं। अब आप ये कहें कि साहब हमें उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप पे भी भरोसा क्यों करे जनता? तो केवल बार बार जिनकी जो जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, आप उनकी प्रक्रिया पर सवाल उठाएं तो फिर आप पर भी लोग सवाल उठाते हैं। और ये सब देख रहे हैं। मुझे तो हम सबसे बड़ी बात है ईवीएम हैक करके जो डेमो कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डेमो पहले भी हो गए, सारी चीज़ हो गई। मुझे तो, हम सब पब्लिक उसमें रहते हैं, मुझे भोपाल में 10 आदमी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने कहा कि साहब मैंने फलाने आदमी को वोट डाला और फलाने को चला गया। हम भी तो वोट डालते हैं ना, हमको पता है जो वीवीपैट पर पर्ची गिर रही है, हमने जिसको वोट डाला उसी का नाम आया उसमें। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने इसको वोट डाला और उसके नाम पे वोट आ गया। तो काहे की किस वीवीपैट की आप बात कर रहे हैं? लेकिन दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि देश के भाग्य का फैसला, मतलब सरकार का फैसला है, तो फिर क्या दिक्कत है कि आप हर वीवीपैट को रख लीजिए और जितने वोट डले हैं उनकी काउंटिंग कर लीजिए। अगर 1 लाख वोट डले हैं और 1 लाख वीवीपैट आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें चुनाव का ये कहना है, दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि
समय बहुत लगेगा। तो उनका ये कहना है कि समय कितना भी लग जाए, देश के भाग्य का फैसला है, आप समय लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव मतदान के बाद 8-8, 10-10, 15-15 दिन मतगणना के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो वीवीपैट की काउंटिंग में क्या दिक्कत है? ये एक सवाल है। इस पर मुझे लगता है कि चुनाव की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए कि आखिर वीवीपैट की काउंटिंग में क्या दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई आरोप लगाने का रास्ता बचेगा नहीं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, देश का भाग्य तो इनको केवल कांग्रेस में नजर आता है। कांग्रेस यदि सत्ता में आ गई तो देश का भाग्य बहुत अच्छा है, और नहीं तो दुर्भाग्य। चलिए ठीक है। एक बात है, जी। ये सारी जो प्रोसेस शुरू हुई जी। ये कांग्रेस के राज में शुरू हुई। ईवीएम कांग्रेस लेके आई। सबसे 2099 का चुनाव ईवीएम पे लड़ा गया, 2004 का चुनाव ईवीएम पे लड़ा गया। 10-10, 15-15 साल से आप ईवीएम से लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं। लेकिन तब कांग्रेस हारती नहीं थी ना। अब कांग्रेस हार रही है और लगातार हारती जा रही है, इसलिए शक है कि लगातार हार कैसे हो रही है। मैं गौरव जी के पास आऊँगा। समय की पहले दौर की बातचीत बहुत विस्तार से हो गई है, अब मैं सोचता हूँ कि बहुत ही संक्षेप में नटशेल में अगर बात होगी तो सबकी बात आएगी। गौरव जी, सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वीवीपैट से काउंटिंग करने में अगर चुनाव आयोग कहता है कि देर हो रही है तो ठीक है, देश के भाग्य का फैसला है, आप देर लगाइए ताकि जो शक है, जो संदेह, वो दूर हो जाए। क्योंकि अगर भ्रम होगा तो फिर लोग पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करेंगे और इससे देश का माहौल बिगड़ेगा। आपकी राय? नहीं, दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राघवेंद्र जी, ये इसलिए भी कह रहा हूं कि इस चुनाव में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने मिले जब प्रत्याशियों ने कहा कि हम जिस बूथ पर रहते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे, कि जिस बूथ पर रहते हैं उस बूथ पर हमको एक भी वोट नहीं मिला। उनके पूरे परिवार में से किसी ने वोट नहीं दिया होगा, ऐसा भी संभव नहीं। प्रत्याशी ने खुद का वोट नहीं दिया होगा, ऐसा भी नहीं। तो जब ये इस तरीके की शिकायत सामने आ रही, चुनाव कोर्ट में लोगों ने बात को उठाया भी है, लेकिन उनकी बात को सत्यता के साथ उतना तथ्य रख नहीं पाए। वो अभी चल रहा है मामला। कई जगह पर हुआ, एक दो जगह पर नहीं हुआ, कई जगह पर ऐसा हुआ कि दोनों के जो वोट काउंट किए गए वो वहां पर पड़े हुए वोटों से ज्यादा निकले हैं। बिल्कुल। मैं गड़बड़ी अगर कहीं हो रही है तो उसकी जांच तो होना चाहिए। गौरव जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है आम आदमी के नाते, पत्रकार के नाते नहीं है, कि किसी भी पार्टी को जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब कोई शक नहीं होता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा उड़ीसा में नवीन पटनायक, नीतीश कुमार बिहार में, कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही हारते हैं तब सवाल खड़े करते हैं। इसलिए जनता के बीच में इन दलों की बातों का, इनके आरोपों का वजन नहीं है, असर नहीं है। बेहतर होता कि ये कहते कि हम जहां जहां जीते वहां के चुनाव को भी नहीं मानते, लेकिन वहां मान जाए। यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये स्थिति बन रही है। बहुत एक दो वाक्यों में इस पर आए। राघवेंद्र जी, ये तो सत्ता की पुरानी परंपरा रही, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। इसीलिए कोई अपनी असफलता को थोड़ी नहीं, असफलता को बताएगा, सफलता इसीलिए को नहीं बताएगा कि उसने सफलता कैसे प्राप्त। इसीलिए देश उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पा रहा, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं रमेश जी के पास जा रहा हूं, कुछ और कहना गौरव जी आपको? समय खत्म हो रहा है। नहीं, बस नहीं। जी रमेश जी, आपकी राय बहुत छोटी सी। मुझे राम मंदिर के बाद के जो सी वोटर के सर्वे आए हैं जी, वो बड़े खतरनाक है। और आप देखिए, राम मंदिर के बाद के सर्वे के बाद से दिग्विजय सिंह जी ने पूरा दिमाग लगाया ये डेमो दिखाने में। आप ये देखिए कि जो पहले बीजेपी ने भी आरोप लगाया, सबसे पहले आरोप लगाया आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी और इनके एक नेता है वो केरल के, उनने तो एक किताब तक लिखी थी। लेकिन जब ये चुनाव जीत गए तो उनने बंद कर दिए, अब ये लगाने लगे। तो ये मतलब हाँ, मैं इनकी संतुष्टि के लिए कुछ हो, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन इन आरोपों में कोई दम नहीं है। क्योंकि ये आरोप अपनी चमड़ी बचाने के लिए, जनता में भ्रम फैलाने के लिए और कार्यकर्ताओं में दम पैदा करने के लिए। मैंने कार्यकर्ताओं को देखा है, वो इतनी बेतुके बेसर के तर्क देते हैं। बोले हमने ये सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, उन्होंने नहीं माना। अरे भैया, मैंने कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सिद्ध नहीं कर पाया इस चीज को। वीवीपैट की बात सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अटैच की थी। बाकी ये इस तरह के तर्क जो है, इन तर्कों में कोई दम नहीं है। बस कुल मिला के एक जो इस वक्त जो भयानक स्थिति है, सर्वे तो पहले भी खतरनाक थे, लेकिन राम मंदिर के बाद के जो सर्वे है वो बहुत खौफनाक और खतरनाक है। और दिग्विजय सिंह ने उसकी वो जो बिल्कुल रमेश जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल है कि कल चुनाव हारेंगे इसलिए अभी से क्या बचाव की तैयारी है, और बीजेपी चुनाव जीतेगी इसलिए बीजेपी उस पर कान नहीं दे रही है। लेकिन सवाल है कि अगर सवाल पैदा होंगे तो सवालों का जवाब भी चाहिए, और अगर ये उत्तर समय पर मिल जाएंगे तो फिर आरोपों का
कोई असर नहीं होगा। अभी तो आरोपों के उत्तर यह है कि जहाँ जहाँ पार्टियां जीतती वहाँ कोई बात नहीं होती, जहाँ हार जाती है वहाँ सवाल खड़े करते हैं। तो एक लाइन में ये कहें कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये सियासत की एक तरह से परंपरा है। जो दल हारता है वो उसको आरोप लगाता है, जो जीतता है वो चुप्पी साध देता है। तो कह सकते हैं कि हारे के हरिनाम नहीं है, अब हारे की ईवीएम है। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।